हेलो बच्चों, क्लास 12 पीसीएम कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कोर्स बना हुआ है आपके बोर्ड्स, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए। क्लास नोट्स और असाइनमेंट्स के लिए टेलीग्राम पर बने रहो और आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके जूनियर हैं, जो आपके भाई बहन कहीं क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी प्लीज़ ये शेयर कर दो। ठीक है। कौन सा चैनल आपको शेयर करना है? ट्रेंडिंग ट्यूटर। आई होप नाम तो याद हो ही गया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। जो जिन्होंने शेयर नहीं किया है, प्लीज़ वो क्या कर दो, शेयर कर दो। हमारा आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है। तो आज हमारा मतलब ये लगा लो 2 पार्ट्स ख़त्म हो जाएंगे इस चैप्टर के। एक ही पार्ट बचेगा, गो स्लो। वो 2-3 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस डायपोल के। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल, डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी। और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पेन पेपर निकाल के तैयार हो जाओ। चलो जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, करो भाई, इसको सोल्व करो। देखो, जब भी क्वेश्चन आता है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप वीडियो को पॉज करो और इसको अपने आप लगाओ। ठीक है। जितना बेटा आप पेन चलाओगे ना, उतनी ही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। लेकिन पेन चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करो। चलो जी, अब मैं सोल्व करता हूँ इसको। एन इलेक्ट्रिक डायपोल हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है, यूनिफॉर्म है, इसकी वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक डायपोल हेल्ड एट 30 डिग्री। 30 डिग्री पे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे हो जाएगा। मीन्स डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 30 डिग्री का एंगल है। एक्सपीरियंस है टॉर्क। इस पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। कितना? 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर का। तो हमें निकालने हैं डायपोल मोमेंट, हमें निकालना है। ठीक है। डायपोल मोमेंट हमें निकालना है। तो हमें पता है भाई क्या होता है। टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ की वैल्यू 9 × 10⁻⁻26 इज इक्वल टू पी, जो हमें चाहिए, ई की वैल्यू 10⁻4 और साइन 30। तो ये हमारा क्या बनेगा? 9 × 10⁻⁻26 इज इक्वल टू पी इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हमारे यहाँ से पी की वैल्यू आ गई बेटा 18 × 10⁻⁻30। ठीक है। कूलम मीटर, या पॉइंट्स में लिखना चाहते हो तो 1.8 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। ठीक है। तो ये आ गया हमारा डायपोल मोमेंट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपका भी मैच कर गया होगा। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 60 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो सेम सेम सी चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। इस बार डायपोल मोमेंट जो है, ठीक है, इधर 60 डिग्री पे है, डायपोल 60 डिग्री पे रखा हुआ है। लेंथ ऑफ द डायपोल इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ जो है डायपोल की वो दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ठीक है। चलो जी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं 4 × 10⁻5। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, अभी फॉर्मूला लगाया था। टाउ की वैल्यू 8√3, टॉर्क लगा हुआ है 8√3। डायपोल मोमेंट हमें निकालनी है, मैग्नीट्यूड, चार्ज निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है चार्ज का। तो चार्ज, मैग्नीट्यूड, डायपोल मोमेंट को हम चार्ज की टर्म में लिख रहे हैं, इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन 60। तो क्यू हमें निकालना है, 2a की वैल्यू है 4, लेकिन वो 4 सेंटीमीटर में है भाई। मीटर में बनाने के लिए 10⁻²।
आपको न्यूमेरिकल में हर एक क्वांटिटी को एसआई यूनिट में ही चलाना है। चलो नेक्स्ट है 4 × 10⁵ इंटू sin 60√3/2, और ये आ गया 8√3। तो √3 से √3 कैंसिल, ठीक है। ये 4 2 और 2 4, इससे ये कैंसिल हो गया। तो Q की वैल्यू आ गई बेटा 10⁻³ कूलम, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन भी अपनी फास्ट करो, पेपर लेंथी आ सकता है, आपको बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, ठीक है, जेई का भी देना है, तो कैलकुलेशन आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो। तो आई होप आपका भी यही आंसर आया था, ठीक है। आंसर मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द मिडल ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज 0.025 न्यूटन। मीन्स कोई डाइपोल है, ठीक है, कोई डाइपोल है जी, उसके कारण उसकी एक्सियल लाइन पे कोई 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, सेंटर से जो कितने डिस्टेंस पे है, 0.1 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या कहते हैं कि इस 1 कूलम के चार्ज पे फोर्स लगता है 0.025 न्यूटन का। अब पहली चीज़ दिमाग में ये आती है, सर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है, हमने तो फोर्स निकाला ही नहीं हुआ, है ना। तो भाई इस 1 कूलम के चार्ज पे देखो, यहाँ पे तो बाय डेफिनेशन ही 1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो मेरे को तो डेफिनेशन से ही पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहाँ पे, 0.025 न्यूटन, 0.025 न्यूटन है। अदरवाइज आप क्या करते, यहाँ से F इज इक्वल टू क्यू ई से चार्ज की वैल्यू 1 कूलम थी यहाँ पे, अगर 10 कूलम होती, 2 कूलम होती, 1 कूलम की जगह कोई दूसरा चार्ज भी बैठा होता, तो वहाँ से इस रिलेशन से बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज ही था, तो 1 कूलम के चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, मतलब फर्स्ट केस हमारा ये है, और जब इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, जब इसको भैया डिस्टेंस बढ़ा दिया गया, डिस्टेंस जब ये बढ़ गया 0.2 मीटर, तब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कम होके कितना हो गया, 0.002 न्यूटन। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0.002 न्यूटन। कैलकुलेट द डायपोल लेंथ, आपको इस डायपोल की लेंथ बतानी है, मीन्स 2a जो ये होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक्सियल लाइन पे ये पता है कितनी होती है, 2 kp/r, 2 kp/r होती है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बेटा मेरा तो ए तो आया ही नहीं, मुझे लेंथ निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ए तो मेरा आया ही नहीं। तो इस फॉर्मूले को जहाँ से ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसीलिए डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 2 kp/r अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो दो केस बन गए हमारे, केस 1 में और केस 2 में, ठीक है, E1 और E2। ऐसे करके हम सोल्व कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार यहाँ पे E1 इज इक्वल टू 2 kp/r अपॉन क्या होगा, r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ऐसे ही E2 इज इक्वल टू 2 kp, यहाँ पे R1 कर लेते हैं,
क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। R2 अपॉन आर स्क्वेयर, R2 का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो A1 A2 क्यों नहीं है? डायपोल थोड़ी सेम अलग अलग है, डायपोल तो सेम है। चलो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू डालते हैं। 0.025 इज इक्वल टू 2 के डायपोल मोमेंट नहीं है, कोई बात नहीं। 0.1 जब इनिशियली हमारा 0.1 था, अपॉन 0.1 का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ऐसे ही 0.002 इज इक्वल टू 2 kp, डिस्टेंस हो गया 0.2 अपॉन 0.2 का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई। अब डिवाइड कर दे, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.025 अपॉन 0.002 इज इक्वल टू 2 kp इंटू 0.1 अपॉन, इसको नीचे ही लिखते हैं, 2 kp इंटू 0.1 का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर अपॉन 2 kp इंटू 0.2। तो 2 kp से 2 kp ये कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा? और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से? ये बचा 25/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0.04 माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर पॉइंट 0.01 माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वेयरिंग कर दें बोथ साइड, स्क्वेयर रूट करो बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 0.04 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 0.01 माइनस ए स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? 0.05 माइनस 5 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0.04 माइनस ए स्क्वेयर। तो ये क्या बनेगा भाई? 0.01 इज इक्वल टू 4 ए स्क्वेयर। तो 1/400 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। तो ए की वैल्यू आएगी 1/20 मीन्स 0.05, ठीक है। ए की वैल्यू आई 0.05। तो लेंथ ऑफ डायपोल कितनी आएगी? लेंथ ऑफ डायपोल हमें निकालनी है जो होती है 2a। तो 2 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा लेंथ ऑफ डायपोल। आई होप आपका भी यही आया होगा भाई। देखो कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। मैं तो कई बार छोड़ देता हूँ, मैं तो टाइम के चक्कर में कई बार छोड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पे चलो इजी थी, ठीक है। कैलकुलेशन इजी थी तो उसमें दिक्कत लेने की लोड नहीं है। हाँ, कई मेडिकल जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादातर दिक्कत आती है इन चीज़ों में कि कैलकुलेशन जो पार्ट होता है वो घबराते हैं इस चीज़ से। बेटा प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना तो देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल। एक डायपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है तो उसको रोटेट करने में कितना वर्क डन हमें लगता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई डायपोल है, तो ऐसे है, थीटा एंगल पे है इलेक्ट्रिक फील्ड से,
अब हमें पता है भैया यहाँ पे फोर्स लगेगा, क्यू ई इस पे लगेगा और क्यू ई इस पे लगेगा। नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो होता है, लेकिन टॉर्क तो होता है ना, और टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, पी ई साइन थीटा। कितनी होती है, पी ई साइन थीटा। मान लेते हैं कंडीशन ये थी कि ये इनिशियल एंगल थीटा वन, आप इसको यहां से आपने क्या करा, रोटेट करा। ठीक है, आपने इसको यहां से यहां पे शिफ्ट किया, एंगल हो गया आपका थीटा टू। तो इसको यहां से यहां करने में, ठीक है, यहां से यहां पे करने में कैसे, कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो आप रोटेट कर रहे हो, ये स्लोली रोटेट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, क्या मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ थीटा वन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इनिशियल एंगल हो गया, और थीटा टू क्या हो गया, हमारा फाइनल एंगल हो गया। ठीक है जी, क्या मुझे वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है हमारे पास, थीटा हमारा वेरी कर रहा है, तो टाओ हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मुझे वर्क डन निकालने के लिए बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वर्क डन मेरा डायरेक्टली नहीं आएगा, वर्क डन निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका रीज़न समझ गए, क्योंकि चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हो बेटा, उसमें वैल्यू जो डलती है वो कांस्टेंट की डलती है। ठीक है, डायरेक्ट जब कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है पी ई, पी और ई जब कांस्टेंट होंगे, जब भी इस फॉर्मूले में हमने डाला, अगर पी मेरा वेरिएबल हो, बार बार चेंज होता रहे, तो बताओ मैं इस फॉर्मूले में कैसे डालूंगा। समझ आया। तो इसीलिए वर्क डन जो होगा हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए पहले मैं स्मॉल वर्क डन निकाल रहा हूँ, टाउ डी थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लो हमने स्लोली इसको मूव किया, डी थीटा थोड़ा सा हमने क्या किया, मूव किया। बाकी थीटा की फिर कहाँ से कहाँ करना है, लिमिट हम डाल देंगे। क्लियर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। और कंप्लीट वर्क डन के लिए जो ये हमारा आया पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ, थीटा वन से थीटा टू। तो ये हमारा आ गया वर्क डन, टोटल वर्क डन। पी कांस्टेंट ई कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लिमिट थीटा वन से थीटा टू। तो ये क्या बन जाएगा, पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। अरे सर आपने थीटा वन माइनस थीटा टू कर दिया, थीटा टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, मैंने माइनस साइन एडजस्ट किया बेटा। जो कोस के साथ माइनस साइन है ना, वो हमने एडजस्ट किया है। तो वर्क डन उसको करके देखोगे, माइनस साइन एडजस्ट करके देखोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, तो ये आपको वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक डायपोल को मूव करने में, रोटेट करने में, जब वो एक एक्सटर्नल फील्ड पे रखा हुआ हो। क्लियर है। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रोटेट करने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी सी हैं, इसीलिए आज मैं यहाँ पे आपको ख़त्म करा दूंगा ये। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, गो स्लो। ठीक है, अब गो स्लो चलेगा 3-4 दिन, उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, और नेक्स्ट वीक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे बेटा, क्योंकि सेकंड चैप्टर में ना सारी चीज़ें ऐसी ही आपको दिखाई देने वाली है।
ठीक है, सेकंड चैप्टर बड़ी जल्दी हो जाएगा, थर्ड चैप्टर में आपको और भी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है और छोटा भी है। ठीक है, ये दो चैप्टर, पहला चैप्टर में जितना आप टाइम लगा सकते हो ना लगा लो। अगर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर कहीं पे आपको दिक्कत आए ना, मान लो आपको दो चैप्टर के बाद दिक्कत आ रही है, तो समझ लेना वो दिक्कत चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट हुई हुई है। चैप्टर नंबर वन अगर आपने जितने अच्छे से कर लिया ना बेटा, उतने आपकी ट्वेल्थ की इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट ईजी हो जाएगा, इवन मैग्नेटिज्म वाला पार्ट भी आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये जर्नी बड़ी अजीब है। स्टार्टिंग में देखो मैं बताता हूँ, क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चलेंगे, पहले चार्ज चला, ठीक है, ये रेस्ट पे था, फिर ये चलने लग जाएगा तो करंट बन जाएगा, करंट बन जाएगा, अब इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो वेरिएबल हो जाएगी तो उसके कारण क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड से फिर करंट आएगा। ठीक है, तो पहले हम आगे चल रहे हैं, फिर हम दोबारा से पीछे आएंगे घूमते हुए वापिस। अभी चार्ज रुका हुआ है दो चैप्टर तक, फिर तीसरे चैप्टर में क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज चलने लग गया। अब चार्ज चलने लग गया तो उसके कारण भैया मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पे पहुँच जाएंगे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल करके देखेंगे तो फिर से करंट बनेगा। ऐसे घूमते रहोगे, ये छह चैप्टर ना घूमने के हैं, आगे पीछे आगे पीछे। तो दिक्कत आपको सबसे ज़्यादा आने वाली है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर अगर किसी को अच्छे से समझ आ गया, इसकी थ्योरी अच्छे से समझ आ गई, तो सेकंड चैप्टर तो बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत इजी है, टाइम भी नहीं लगेगा। इस जून के एंड तक हो सकता है आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए और थर्ड चैप्टर भी हाफ हो जाए। सर आज 19 तारीख हो चुकी है और आप ये बात कह रहे हो, बिल्कुल, और अभी तक आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, बिल्कुल बेटा, क्योंकि जो जाएगा ना आपका सेकंड और थर्ड, वो बहुत जल्दी जाएगा। चलो, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी, चलो मैं कुछ क्लास 11th की बातें याद कराता हूँ। क्लास 11th में एक होती थी वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वहाँ पे दो चीज़ें होती थी बेटा, एक तुमने पढ़ा होगा वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, जो होता है तुम्हारा माइनस डेल्टा यू के, मीन्स माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भूल ना जाए। ठीक है, एंड व्हेन वी मूव स्लोली, व्हेन वी मूव स्लोली, जब हम स्लोली मूव करते हैं, तो जो हमारा वर्क एक डन एक्सटर्नल होता है, वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। मीन्स वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू, क्या आ गया, डेल्टा यू के बराबर। मीन्स एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, और कंजर्वेटिव का जो होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई। अब देखो हमने अभी अभी वर्क डन निकाला है, वो वर्क डन कौन सा है सर, वो वर्क डन बेटा आपका एक्सटर्नल वर्क डन है, आपने घुमाया ना, आपने डायपोल को घुमाया, तो डायपोल को घुमाने में आपको कितना जोर लगा, पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, वो तो यार कंजर्वेटिव होती है, वो किस नेचर की होती है, वो तो कंजर्वेटिव नेचर की है। तो अगर मैं यहां से वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव निकालूं, मेरा क्या आएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मीन्स माइनस ऑफ पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये किसके बराबर आएगा, पीई कोस थीटा वन माइनस पीई कोस थीटा टू।
देखो यार ये एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए एंगल क्या आना चाहिए था, थीटा 1 आना चाहिए था, और उसके लिए थीटा 2 आना चाहिए था। अगर तुम इसको कंपेयर करो तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इन जर्नल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी इन जर्नल, वो आपकी माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा लिख दूं। सर हमें समझ नहीं आया। ठीक है भैया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, और फिर आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो अब ये किसके इक्वल है, यू फाइनल। अभी मुझे पता है ये स्टेप कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, कंपैरिजन वाला, तो वो मैं बता रहा हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब कंपेयर करो, यू इनिशियल से ये कोस थीटा 1 में आएगा, ठीक है, और यू फाइनल कोस थीटा 2 के साथ आएगा। तो इन जर्नल मैं ये लिख सकता हूँ, और नेगेटिव साइन मेरा आगे है तो माइनस पी ई कोस थीटा, माइनस पी ई कोस थीटा। अब देखो स्कूल में तो भैया आपको ऐसे भी कराया जाता है कि थीटा 1 को 90 डिग्री ले लो, ठीक है, थीटा 1 को क्या ले लो, 90 डिग्री ले लो। अरे थीटा 1 90 डिग्री क्यों ले भैया, हर बार हमारा ज़रूरी थोड़ी है डायपोल हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं ना। तो ये चीज़ आप करके देख लो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नोट्स से बता दिया है, क्लियर है। स्कूल की एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी, स्कूल में बोलेंगे थीटा 1 को क्या ले लो बेटा, 90 डिग्री ले लो। अगर थीटा 1 90 है, थीटा 1 का मतलब इनिशियली आपका डायपोल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऐसे है। अब ज़रूरी थोड़ी है यार हमारा हर बार 90 डिग्री का ही केस आएगा। तो इन जनरल हमारी जो आई वो क्या आई, पी ई कोस थीटा, माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा, ठीक है। ये हमारी आई पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू P क्रॉस E, है ना, माइनस P, सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट। कोस थीटा किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है आपको पता है, स्केलर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी ही है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो भी है, एनर्जी हमेशा क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे क्लास 11th की याद दिलाऊं, तो ये कोई बॉक्स है, अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, फ्रिक्शन व्रिक्शन सब कुछ पढ़ा होगा आपने कि भैया इस पे नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती थी, क्या याद रखते हो आप, नेट फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये हाफ कंडीशन है बेटा, ये पूरी कंडीशन नहीं है। अगर ये रोटेट कर गया, फिर अगर ये ऐसे, आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो आपको पता है ये ऐसे रोटेट करेगा, पलट के गिरे, आगे पीछे नहीं चल रहा, तो अगर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये रोटेट कर गया, तो समझ आई बात। चलो इसमें नहीं समझ आएगी आपको, मैं बताता हूँ, पूरी कंडीशन में बताता हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। भैया ये इक्विलिब्रियम ना ऐसी स्टेट है हमारी बॉडी की जहाँ पे बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना हो रही हो। अब ये कंडीशन तब लगती है हमारी जब हम प्योर ट्रांसलेशनल की बात करते हैं।
आई डोंट नो कितने बच्चे मेरे वर्ड्स को मतलब झेल पा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 11th बहुत बर्बाद की होती है, पता नहीं तुम क्यों, है ना। अगर मैं मेरा मोशन सिर्फ और सिर्फ मैं प्योर ट्रांसलेशनल तक लेके चल रहा हूँ, तो मेरी ये कंडीशन बहुत इनफ थी इक्विलिब्रियम बोलने के लिए कि हाँ बॉडी में कोई प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो एफ नेट जीरो कर दो, फोर्स कोई जीरो नहीं है, बॉडी रेस्ट पे है, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे होगी। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब हमारा यहाँ पे डायपोल देखो, डायपोल पे चल नहीं सकता, ये घूम तो सकता है, चल नहीं सकता एक्सटर्नल फील्ड में, घूम तो सकता है ना ये। तो यहाँ पे इसके पास दो तरह के मोशन हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी है जो इसका जीरो है क्योंकि आगे नहीं चल पाएगा, एफ नेट जीरो है, लेकिन रोटेट करता है, मीन्स इट हैज टू काइंड्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो ये कंडीशन मेरी ट्रांसलेशनल के लिए ठीक थी, लेकिन मेरे डायपोल के पास जब हम यहाँ पे डायपोल पढ़ रहे हैं, तो डायपोल के पास तो भैया रोटेट करने की पावर भी है, तो वो रोटेट भी कर सकता है। तो अगर मुझे डायपोल को इक्विलिब्रियम में बोलना है, तो नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये वाली कंडीशन किसके कारण आई, रोटेशनल मोशन के कारण। कि बॉडी भैया, जब आप यार इक्विलिब्रियम वही कहते हो ना कि बॉडी पे कोई फोर्स ना हो, ठीक है भैया, फोर्स ना होने के कारण तो वो आगे पीछे नहीं चलेगी, लेकिन टॉर्क ना होने के कारण वो घूमेगी भी नहीं। अब बॉडी तुम्हारी कह सकते हो कि हाँ बॉडी पूरी की तरह पूरा मतलब रुकी हुई कंडीशन में है। क्लियर, क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम, दो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते थे भाई, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो देखो कैसे बताते थे हम, आपको भी बता देते हैं। जिस बच्चे ने पढ़ रखा है बहुत बढ़िया बात है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ रखा तो भाई सीख लो। ये आपको क्लास 11th का ही पूरा का पूरा बताया जा रहा है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, इसको तुम क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो। इसको तुमने क्या करा, डिस्प्लेस किया। जब ये डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस करके आके तुमने मतलब इसको यहां पे रख दिया यार। डिस्प्लेस करने का मतलब तुमने इसको उठा के यहां पे रख दिया, या तुमने इसको उठा के यहां पे रख दिया। अब जब तुम इसको छोड़ोगे तो ये वापस किस कंडीशन, कहां पे आएगा, अपनी इनिशियल कंडीशन पे आएगा। जिस केस में बेटा अगर तुम बॉडी पे देखो, यहां पे इसके एफ नेट जीरो था, ठीक है, यहां पे एफ नेट जीरो था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये पहले भी क्या था, इक्विलिब्रियम में था। लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं कि ये कौन से इक्विलिब्रियम में था। अगर तुम जो बॉडी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में हो या रेस्ट की स्टेट में हो, उसको तुम कहीं डिस्प्लेस कर दो और वो अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस आए, तब उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस केस में हम इसे क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है। अब इस केस में देखना, इनिशियली बॉडी आपकी यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे एफ क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पे फोर्स क्या है, ज़ीरो है। ठीक है सर, अभी ये स्टेबल है, अभी मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, अभी हम इसके रोटेशन की बात नहीं कर रहे, तो मैं फोर्स से ही आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको अब यहाँ पे रख दूँ, थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस कर दिया, इधर कर दिया या इधर रख दो, अब ये किधर जाएगा भाई, क्या अपनी इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल स्टेट पे वापस आएगा, नहीं, ये तो इधर भागेगा, अवे फ्रॉम इनिशियल स्टेट। यहां पे ये क्या करता है, कम बैक टू इनिशियल स्टेट, जो वापस आ जाए, अनस्टेबल स्टेबल था, अब ये वापस नहीं जा रहा, अपनी इनिशियल स्टेट से दूर जा रहा है, मीन्स ये कैसा है, अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। और न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में कुछ भी नहीं होता। आपने ये बॉक्स था, रेस्ट पे था, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। क्लियर। मान लो
ऐसे डॉटेड से दिखा दें। आपने इसकी कंडीशन चेंज कर दी, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। अब ना तो ये वापस आएगा, ना ही ये दूर जाएगा, ये यहीं पे पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा ना। तो इस इक्विलिब्रियम की स्टेट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको इक्विलिब्रियम समझ आ गया। ठीक है, अब हम बनाएंगे 4 केस। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा खेलने वाले हैं भाई। कैसे? देखो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया वाला टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करें, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ से उठा लेते हैं ना, ताकि आपके नोट्स थोड़े से ढंग के बन जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और दूसरे केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। 2 केस इस पेज पे करते हैं, 2 केस अगले पेज पे कर लेंगे। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, आपने एक डाइपोल बना दिया जो ऐसे है। अब यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो अब यहाँ पे इस पे क्या कर रहा है? क्यू ई इधर फोर्स लग रहा है, क्यू ई इधर फोर्स लग रहा है, एफ नेट 0। एफ नेट क्या है? 0 है। ठीक, क्या ये घूमेगा? इस केस में तो टाउ भी साइन 0 0, टाउ भी क्या हो गया? 0 हो गया। पता है ना क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। और सर यहाँ पे 0, फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, मीन्स ये इक्विलिब्रियम में तो है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो है। अब पहले मैं बी वाले केस को देखता हूँ कि मैंने एक डाइपोल अब ऐसे रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है। क्लियर? एफ नेट इस पे किधर फोर्स लगेगा? ऐसे, क्यू ई। और इस पे किधर फोर्स लगेगा? ऐसे, क्यू ई। एफ नेट अभी भी 0, टॉर्क अभी भी 0। तो मतलब इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे भी है। इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे भी है। अब कहाँ पे स्टेबल है, कहाँ पे अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, चेक करते हैं। देखो यार, अब जब यहाँ पे आओ वापस, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं इसको ग्राउंड लेके चलें, इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी, ये पीई, क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, पीई से कंफ्यूज हो जाओगे। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है बेटा? मिनिमम है। ठीक है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। मींस अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। तो देखो, इक्विलिब्रियम तो दोनों ही जगह है। अब मुझे टाइप चेक करने के लिए, टाइप चेक करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखनी पड़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है ना, माइनस पीई कोस थीटा। कोस थीटा 0, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? माइनस पीई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? माइनस पीई आ रही है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो माइनस पीई कोस 180, तो ये आएगा बेटा प्लस पीई। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है ना, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। ये क्या है? हमारी मिनिमम। देखो, इतना तो पढ़ा है आपने। और ये क्या है? आपकी मैक्सिमम। ये क्या है?
मैक्सिमम। तो जहाँ मिनिमम होती है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। ठीक है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं इस पे फोर्सेस देखूं, ये इधर और ये इधर, फोर्स का नेचर, फोर्स किस तरह का है? किस तरह का है? टेंसाइल। वेरी गुड सर, हमें तो ये वर्ड ही नहीं समझ आया। ये चैप्टर आपने पता नहीं किया भी होगा या नहीं। और डायपोल यहाँ पे क्या हो रहा है? डायपोल की लेंथ यहाँ पे, डायपोल यहाँ पे खिंच रहा है ना, एलोंगेट होने की कोशिश कर रहा है। डायपोल कह रहा है एलोंगेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फोर्स कैसा है? यहाँ पे फोर्स किस नेचर का लग रहा है? कंप्रेसिव। फोर्स किस नेचर का लग रहा है? कंप्रेसिव। और डायपोल भी यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, शॉर्टन हो रहा है, या फिर कंप्रेस हो रहा है। ये आपके कॉन्सेप्चुअल स्लाइड्स हैं, यहाँ से असर्शन रीजनिंग जितनी बना लो। ठीक है, और यहाँ से बेटा आप क्या करो? क्या करना है? हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने मर्जी बना लो। चलो नेक्स्ट केस, सी एंड डी। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही है। ठीक है, दोनों ही केसेस में। इस बार हम डायपोल को कैसे रखेंगे? पर आपके नोट सेव कर लें। आजकल मेरे सिस्टम में ग्लिच बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद इससे पहले वाली क्लास के नोट्स ना आपके सेव हो नहीं पाए, पता नहीं, देखने पड़ेंगे। चलो, डायपोल को हमने ऐसे रखा है इस बार, और इस कंडीशन में हम ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस पे फोर्स इधर क्यू ई, इस पे फोर्स इधर क्यू ई, इस पे फोर्स इधर क्यू ई, ओ सॉरी, इस पे फोर्स इधर क्यू ई, और इस पे फोर्स इधर क्यू इंटू ई। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब यहाँ पे एफ नेट तो ज़ीरो है, टॉर्क थोड़ी ज़ीरो है, घूमेगा तो है, ये आपको पता है यार, घूमेगा। और इसमें कितना आएगा? पी ई आएगा, और वो भी माइनस के कैप में। और यहाँ पे भी फोर्स एफ नेट तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, लेकिन टाउ यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। कितना आएगा? पी ई आएगा के कैप में, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो भैया जब यहाँ पे आपकी बॉडी रोटेट कर रही है तो ये इक्विलिब्रियम में थोड़ी है। अरे यहाँ पे क्यों चेक कर रहे हो भाई? यहाँ पे चेक नहीं करना अनस्टेबल है स्टेबल है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी हमने टाइप के लिए निकाली थी कि कौन सा इक्विलिब्रियम का टाइप है, वो मुझे पता चल जाएगा। अनस्टेबल और स्टेबल पे फोर्सेस तो दोनों पे ही जीरो होते हैं। यहाँ पे एफ नेट और टाउ नेट तो ज़ीरो तो था ही, तभी हमने बोला था इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तभी हमने बोला था ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब जिस बच्चे ने 11th में जेई पढ़ा है वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है और जल्दी भी कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो ये थी, लेकिन इक्विलिब्रियम का टाइप चेक करने के लिए, इक्विलिब्रियम का टाइप बताने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल कर दी भाई नोट्स की। यहाँ पे बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, डायपोल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, टाओ आपका जीरो नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। और अभी बताया था हमने कि अगर किसी बॉडी के पास दोनों तरह के मोशन वो पोजेस करती है, कोई बॉडी चल भी सकती है और रोटेट भी हो सकती है, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ नेट भी ज़ीरो होना चाहिए और टाउ नेट भी ज़ीरो होना चाहिए। जो यहाँ पे नहीं आया तो इसको हम क्या लिखेंगे? नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। स्कूल वालों से पूछ के देखना, कई बार इसको ना वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, पूछेंगे, ये दो तो बताएंगे,
ये स्टेबल में है, ये अनस्टेबल में है। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बात लिखवाई थी कि भैया हमेशा डाइपोल, देखो कोई भी चीज़ है ना यार, यूनिवर्स का सिंपल सा रूल है कि स्टेबल में होना चाहता है, कोई भी हर एक चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए। तो इसीलिए कहाँ पे स्टेबिलिटी मिल रही है, जब डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग हो जाए, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में हो जाए। इसीलिए कहते हैं कभी भी आप डाइपोल को छोड़ोगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमेशा कोशिश करेगा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मैं उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने कराया था लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया। देखो सच बता रहा हूँ आपको, खुद बताने में मुझे मज़ा नहीं आया है ना, तो मैंने ये यहाँ पे ये डिटेल में कराया। अब आपको भी ज़्यादा मज़ा आया होगा, ठीक है, अब आपको भी ज़्यादा मज़ा आया होगा। स्कूल में जाके पूछ के देखोगे इनको सी और डी वाले केसेस को, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, ठीक है, आपके टीचर। मैं ये नहीं कह रहा टीचर गलत कह रहे हैं, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो कर रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ा रहे। तो आज के लिए हमारा यही है, कल से ठीक है नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट हो जाएगा बेटा गोस लॉ या गोस थ्योरम या गोस लॉ, जो भी आप इसको बोलते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर का, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो 2 से 3 क्लास लगेंगी, उस पर ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले चैप्टर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई।